देहरादून में जोशीमठ आपदा को लेकर बैठक, सीएम धामी कर रहे बैठक की अध्यक्षता। अधिकारियों के साथ हो रही जोशीमठ आपदा पर चर्चा। छात्र संघ और नगर पालिका के बीच हुए विवाद से हेली सेवाएं बाधित, लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। नगर पालिका उत्तरायणी मेले में हेलीकॉप्टर की सेवा की जा रही प्रदान। बीजेपी ने जिले के सभी 12 मंडलों के अध्यक्षों की सूची जारी की। जिलाध्यक्ष निर्मल मेहरा ने कहा कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के दिशा निर्देश पर यह सूची जारी की गई। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से, जहां 2 दिन के बाद दिल्ली दौरे से लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उन्होंने जोशीमठ को लेकर रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंप दी है। आपको बता दें कि इस दौरान गृह मंत्री ने सब हालात जानने के बाद जोशीमठ के लोगों के लिए मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि जितना जल्द से जल्द हो सके लोगों को आर्थिक मदद दी जाए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जोशीमठ को लेकर 6 टीम लगातार पूरी इलाके का आकलन कर रही है ताकि सही तरीके से पता लगाया जा सके कि कितना नुकसान हुआ है और लोगों की मदद भी की जा सके। इतना ही नहीं, सरकार की कोशिश भी है कि लोगों की ज्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार समीक्षा भी की जा रही है। माननीय गृह मंत्री जी ने पूरी रिपोर्ट देखी है, उनको सारी बिंदुओं से मैंने अवगत कराया है। वैसे भी वो पहले से भी विज्ञ थे और उन्होंने हर संभव जो भी यहाँ के लिए सहायता चाहिए उसका हमको भरोसा दिया है, आश्वासन दिया है कि केंद्र की तरफ से हर प्रकार की मदद दी जाएगी। और अभी सभी प्रकार के जो आकलन हैं वो कर रहे हैं। 8 एजेंसियाँ वहाँ पर अपना आकलन कर रही है, अपना सर्वेक्षण कर रही है, क्योंकि एक प्रारंभिक रूप से जो हम लोगों को अभी वहाँ के प्रभावित लोग हैं उनकी आवश्यकता के लिए, उनकी ज़रूरत के लिए, उनकी मदद के लिए जो भी चाहिए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसी को लेकर अभी एक समीक्षा भी हमने रखी है, उसमें जो तात्कालिक रूप से और जो डेवलपमेंट हुए हैं उस पर बात करके हम लोग उसको आगे जो। आपको बता दें कि 181 भवन असुरक्षित मिले और करीब 258 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया। साथ ही सीबीआरआई रुड़की द्वारा उन भवनों को डिमोलिश कैटेगरी में रखा गया है और जिस कारण भवनों को डिसमेंटल किया जाना आवश्यक है। भवन मालिकों के द्वारा भवनों के ध्वस्तीकरण के लिए अपनी लिखित सहमति प्रदान की गई है। तो खबर है चंपावत से, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आदेश पर बीजेपी के चंपावत जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा ने चंपावत जिले के सभी 12 मंडलों को लेकर अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। जिलाध्यक्ष निर्मल मेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के दिशा निर्देश पर यह सूची जारी की गई, जिसके अनुसार बाराकोट मंडल से राकेश अधिकारी, लोहाघाट नगर मंडल से सचिन जोशी, लोहाघाट ग्रामीण मंडल से देवेंद्र पाटनी, खेती खान मंडल से नवल कलखुड़िया,
बनबसा मंडल से कमलेश भट्ट को मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो टेक होम राशन का भुगतान नहीं करने से नाराज स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बुधवार को गांधी पार्क में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि नारी शक्ति स्वरूपा महिला प्रदेश संगठन की अध्यक्ष गीता मौर्य ने कहा कि 1 साल से टेक होम राशन का भुगतान नहीं हुआ। ये काम अब सस्ता गल्ला विक्रेताओं को दे दिया गया है, जिस कारण महिलाओं से रोजगार छिन जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने निर्णय वापस नहीं लिया तो आंदोलन तेज करेंगे। प्रदेश की बाल एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि वो सभी इन महिलाओं का आभार व्यक्त की और जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर कोविड-19 के दौरान लोगों के घर घर जाकर राशन देने का काम किया था। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है और बहुत जल्द ही बकाया भुगतान की धनराशि स्वयं सहायता समूह को दे दी जाएगी। हमारी मांग है कि हमारा जो टेक होम राशन का काम स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा रहा था ICDS के तहत, उसका एक तो इन्होंने बिना भुगतान के दूसरों समूह को भी काम दे दिया। जो मतलब निर्दोष थे वो भी फंसा दिए इन्होंने। पुराने समूह का भुगतान नहीं करा, फिर नए समूह को काम दिया लेकिन उनका भी भुगतान नहीं करा। तो इससे क्या हुआ, हमारी बैंक की सिविल खराब हो गई। हम लोगों को देखते ही लोग अब किनारे हटने लग गए। जहाँ सम्मान की जिंदगी जी रहे थे लोग, हमारे घर पे हमारे लाला आने लग गए। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति करी। जिन किन्हीं सेल्फ हेल्प ग्रुप ने THR का वितरण किया है, निश्चित रूप से चूंकि विभाग की ओर से ऐसा कोई कथन या ऐसा कोई लेटर जारी नहीं हुआ कि आप जो है THR का वितरण ना करें, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने THR का वितरण उस कालखंड में किया है, जो कि मैं उनका धन्यवाद करूंगी कि उस कालखंड में भी उन्होंने जो है पैसा न मिलने के बाद में भी जो है आंगनवाड़ी केंद्रों से हमारी गर्भवती और धात्री महिलाओं को जो है THR उपलब्ध कराया है। तो सर्वप्रथम तो मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करूंगी। तो हरिद्वार जिले में सड़कों पर अवैध होर्डिंग का जाल बिछता जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर जिले में सैकड़ों अवैध होर्डिंग लगाई जा रही हैं। बता दें कि PWD के अधिकारियों को नहीं पता है कि अवैध होर्डिंग लगाने की किसने इजाजत दी है। आपको बता दें कि जिला पंचायत के अधिकारियों ने भी कहा कि उन्होंने कोई इजाजत नहीं दी। सरकारी खजाने पर चूना लगता नजर आ रहा है। अवैध व्यवसायिक संस्थानों का होर्डिंग से प्रचार प्रसार हो रहा है। स्थानीयों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। तो देश विदेश में विख्यात हरिद्वार में हर की पौड़ी का प्रबंध करने वाली प्रमुख संस्था श्री गंगा सभा के सभापति, अध्यक्ष और महामंत्री पद पर आज चुनाव संपन्न हुआ। देर शाम घोषित हुए चुनावों के नतीजों में कृष्ण कुमार ने सभापति पद पर, नितिन गौतम ने अध्यक्ष पद पर और तन्मय वशिष्ठ ने महामंत्री पद पर जीत हासिल की। तन्मय वशिष्ठ दूसरी बार गंगा सभा के महामंत्री चुने गए हैं। गंगा सभा हर की पौड़ी का प्रबंधन करती है और हर साल 4 सालों में यहां पदाधिकारी का चुनाव होता है। चुनावों के नतीजे आने के बाद समर्थकों ने जीते तीनों पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत किया है। हमारा एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। हमने पिछली बार जीत हासिल करके भी कहा था कि संस्थाओं में राजनीति का कोई स्थान नहीं होता। चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो आज पूर्ण हुई। राजनीतिक जितनी भी गतिविधियां आज से खत्म। हम जो पदाधिकारी हैं तीनों वो पूर्ण समाज के पदाधिकारी हैं, संपूर्ण समाज के, और हमारा ये दायित्व है कि श्री गंगा सभा जैसी विश्वविख्यात संस्था को और अधिक बड़े स्तर पर हम लेके जाएं और अपने कार्य क्षेत्रों में विस्तार करें। और ये जो मेरी जीत है, ये केवल मेरी जीत नहीं, मेरे सब साथियों की जीत है, मेरे समाज की जीत है। और जिन्होंने मुझ पे विश्वास जताया, मैं उन सबको इसका धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं अपने समाज, अपनी संस्था का सर्वांगीण विकास करना चाहता हूं और उसके लिए यही मेरी प्राथमिकता है। उसके लिए जो मैं कर सकूंगा पूरा प्रयास करूंगा।
तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने की। आपको बता दें कि बैठक में आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से शीतलहर से बचाव के लिए अलाव, रैन बसेरा, कंबल वितरण, बजट की व्यवस्था के संबंध में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का वितरण प्रस्तुत किया गया। जिलाधिकारी ने बैठक में रैन बसेरों के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी लेते हुए पूछा कि जनपद में कहां-कहां रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। इस पर अधिकारियों ने एक एक करके रैन बसेरों के संबंध में जिलाधिकारी को जानकारी दी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर कहीं पर रैन बसेरा बनाए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है तो किराए के भवन आदि में भी रैन बसेरा संचालित किया जाए। आज उसी की बैठक हुई थी और इसमें हमारे माननीय जिला पंचायत के जो अध्यक्ष महोदय हैं, इसके उपाध्यक्ष होते हैं, एसएसपी साहब और सभी प्राधिकरण के सभी सदस्य थे, उनकी बैठक हुई। इसमें हम लोगों ने स्टेप 5 जो हमारे एजेंडा बिल थे उस पर चर्चा हुई थी। मुख्य रूप से जो आपदा न्यूनीकरण में जो काम सैंक्शन हुए थे उनकी समीक्षा की गई, उन कामों की प्रगति क्या है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पटवारी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। हरिद्वार ज्वालापुर कांग्रेस विधायक रवि बहादुर और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने पटवारी पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की। साथ ही मांग न पूरी होने पर सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने का ऐलान किया। हरिद्वार ज्वालापुर कांग्रेस विधायक रवि बहादुर का कहना है कि उत्तराखंड में पेपर लीक हो रहे हैं। कांग्रेस इस लड़ाई को अब सड़क से लेकर सदन तक लड़ने की पूरी तैयारी में है। ये मन बनाया है कि वो इस लड़ाई को लंबा लड़ेगी और जितनी पुरानी भर्ती घोटाले हुए हैं उनकी भी जांच करवाने का सीबीआई से मन बनाया है और हम सरकार पर पूरा दबाव डालेंगे सड़क से लेकर सदन तक कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और ये इस प्रदेश के युवाओं का अधिकार भी है। अब मुख्यमंत्री आवास घेरना पड़े, चाहे विधानसभा घेरनी पड़े, विधानसभा के अंदर बाहर जितना भी हो सकेगा इन युवाओं को आगे लेकर हम आज चलेंगे साथ में। देखिए, पहले भी यूके SSC घोटाला हुआ तो हमारे विधायकों ने सदन में मामला उठाया, हम लोगों ने सड़क पर लड़ाई लड़ी, सब जगह तमाम घेराव करे, प्रदर्शन करे, सरकार को मजबूर किया कि उसको घोटाला मानने के लिए और उसमें जांच कराने के लिए। आज ये पुनः जैसे ही पटवारी घोटाला संज्ञान में आया, अगले ही दिन यूथ कांग्रेस ने लोक सेवा आयोग के दफ्तर का घेराव करने का काम किया। पूरे प्रदेश भर में हमने प्रदर्शन करने का काम किया। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने स्तर पर धरना प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद करने का काम किया और आज फिर सरकार ने लिपा। तो खबर रुड़की के गंगनगर से, जहां सिविल अस्पताल से पुलिस की सुरक्षा से एक कैदी फरार हो गया। बता दें कि फरार कैदी चोरी के आरोप में हरिद्वार जेल में बंद था और उसे हर्निया के ऑपरेशन के लिए 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। सूचना पर पहुंची गंगनगर पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुटी हुई है। तो उत्तरकाशी जिले के मोरी तहसील के अंतर्गत दलित युवक के साथ मारपीट पिटाई के मामले पर अब उत्तराखंड अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने मोरी क्षेत्र का भ्रमण किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की, साथ ही वहां पर मौजूदा हालातों का जायजा लिया। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि मोरी क्षेत्र में अब स्थिति सामान्य है। कुछ बाहरी लोग मोरी में आकर क्षेत्र का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कानून अपना काम कर रहा है, चाहे कोई कितना भी बड़ा दबंग और पावर वाला क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे प्रदेश का नाम दूसरी जगह, कई मेरे पास दिल्ली से फोन आए, कई जगह से फोन आए, आप मीडिया बंद हो गई है कि भाई से बात की है, तो इस चीज का जवाब देना हम लोगों को बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो इस बीच एक और बड़ी खबर देहरादून से, कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता करेंगे जोशीमठ दौरा।
आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष करण वाहरा पार्टी के बड़े नेता रहेंगे। जोशीमठ में मौजूद सरकार के राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। साथ ही जोशीमठ के बाद सभी कांग्रेसी जाएंगे कर्णप्रयाग में भी हो रहे भूदसाव को लेकर जायजा लिया जाएगा। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जोशीमठ से ये दौरा काफी अहम भी माना जा रहा है। तो इस बीच एक और बड़ी खबर देहरादून से। जोशीमठ आपदा को लेकर बैठक, सीएम धामी पहुंचे। सचिवालय आपदा पर हो रही है चर्चा। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर देहरादून से। जोशीमठ को लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है और आपदा को लेकर ये बैठक की जा रही है, जहां सीएम धामी सचिवालय पहुंच चुके हैं। बैठक जोशीमठ को लेकर ही, क्योंकि जोशीमठ में जिस तरीके से भूदसाव में काफी सारे परिवारों को विस्थापित किया गया और इसको लेकर ये बैठक महत्वपूर्ण है। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा सकते हैं, ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है। सीएम धामी सचिवालय पहुंच चुके हैं। बैठक की अध्यक्षता करेंगे सीएम धामी और ये महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। ये बैठक के दौरान की हम आपको तस्वीरें दिखा रही हैं, जब सीएम धामी सचिवालय पहुंचे थे। आपदा को लेकर यह बैठक है और जोशीमठ में जो आपदा आई है उसको लेकर यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो छात्र संघ और नगर पालिका के बीच हुए विवाद के बाद हेली सेवाएं बाधित हो गई है, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बागेश्वर में नगर पालिका उत्तरायणी मेले में पहली बार हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदान की जा रही है। मेलार्थियों को हेलीकॉप्टर से मेले की सैर कराई जा रही है, लेकिन बुधवार को हेली सेवा बाधित हो गई। हेली सेवा पीजी कॉलेज बागेश्वर के मैदान में चल रही थी, लेकिन कॉलेज छात्र संघ पदाधिकारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया। कॉलेज छात्रों ने हेलीकॉप्टर सेवा से होने वाले मुनाफे से कुछ अंश दान देने की बात पालिका प्रशासन से की, लेकिन पालिका प्रशासन ने साफ मना कर दिया। यहाँ पहुंचे लोग काफी दूर दराज से हेलीकॉप्टर पर बैठने के लिए आए थे, जिन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ा। फिलहाल कहीं दूसरे स्थान से हेलीकॉप्टर उड़ाने की बात पालिका प्रशासन कर रहा है। हम यहाँ होली सेवा के लिए इधर आए थे अपने माँ बापों को लेके, तो सवेरे से बैठे हैं। यहाँ कॉलेज वालों के प्रदर्शन की वजह से हम इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। अभी 2 बज गए हैं, अभी तक चला नहीं है और इंतजार में है अभी भी। तो हेली सेवा शुरू की गई है, वो महाविद्यालय प्रशासन से बिना किसी परमिशन के यहाँ पर शुरू की गई है, जो बिल्कुल अवैध है। कुछ व्यक्तिगत लोगों के लाभ के लिए यहाँ पे हेली सेवा शुरू की गई है। किराया इतना महंगा है और इसका कोई अंशदान, जबकि जो रूलिंग होती है उसके हिसाब से अगर आप किसी महाविद्यालय या किसी भी परिसर का आप कोई भी फील्ड या कोई भी भवन यूज करते हैं तो उसका अंशदान आपको कॉलेज प्रशासन को देना होता है। यहाँ तो अंशदान देने की दूर की बात है, यहाँ कॉलेज प्रशासन से पूछा तक नहीं गया। कॉलेज प्रशासन खुद लेटर लिख रहा है कि आपने बिना पूछे कैसे कर दिया है। तो इस वजह से तो बीजेपी की ओर से जिले के सभी 12 मंडलों के अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई। जिलाध्यक्ष निर्मल मेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि सूची को लेकर आपको बता दें कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के दिशा निर्देश पर यह सूची जारी की गई है, जिसके अनुसार 12 कोट मंडल के से राकेश अधिकारी,
लोहाघाट नगर मंडल से सचिन जोशी, लोहाघाट ग्रामीण मंडल से देवेंद्र पाटनी, खेती खान मंडल से नवल कलकुड़िया और रीटा साहब मंडल से नवीन रसीला, पार्टी मंडल से जगदीश जोशी, चंपावत नगर मंडल से सुनीता पुनेठा, चंपावत ग्रामीण मंडल से प्रकाश बिनवाल, मंच तामली मंडल से कमल रावत, धूरा अमोली मंडल से नवीन भट्ट और टनकपुर मंडल से तुलसी कंवर एवं बनबसा मंडल से कमलेश भट्ट को मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो लोहाघाट के डाकघर की बीएसएनएल की लाइन में खराबी आने के चलते पूरा काम पिछला ठप पड़ गया है। लेन देन के लिए डाकघर आने वाले लोग यहां के चक्कर काटते थक गए हैं। डाकघर में पैसा का लेन देन ना होने से उपभोक्ता निराश होकर लौट रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने डाकघर के अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर गहरी नाराजगी जताते हुए जल्द से जल्द लाइन की दिक्कत को पूरा करने की मांग की है। बीएसएनएल ऑफिस में इसके बारे में बता दिया गया है और उनके द्वारा देखा भी गया है 2-3 बार, लेकिन अभी तक लाइन चालू नहीं होता। मतलब लाइन में अभी भी आई थी, उनका कहना है कि आज शाम तक अगर सही हो गया तो काफी व्यवस्था सही होगी। सर इस संबंध में उन्होंने उच्च अधिकारियों को बताया, उन्होंने बीएसएनएल के अलावा एक दूसरा नेटवर्क में जो यहाँ सही चले उसकी व्यवस्था करनी की गई है। दिन से आए हैं, यहाँ पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमको परेशानी है रहने की भी। अब यहाँ कब तक रहेंगे, किसके घर में रहेंगे? मतलब खटीमा से यहाँ पैसे ये नेट चल ही नहीं रहा है, पैसे ही नहीं मिल रहे हैं 3 दिन से। तो जोशीमठ के मौजूदा हालातों के बारे में जानकारी साझा करते हुए सचिव आपदा प्रबंधन सचिव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि जोशीमठ में हो रहे पानी का रिसाव घटा है। कल तक पानी का रिसाव 123 लीटर पर मिनट था, जो अब 100 लीटर पर मिनट तक घट गया है। अब तक जोशीमठ के 258 परिवारों के 865 सदस्यों को विस्थापित किया जा चुका है। जोशीमठ का अध्ययन कर रही सभी तकनीकी संस्थानों के डायरेक्टर के साथ वहां के हालातों को लेकर चर्चा भी की गई है। साथ ही सभी संस्थाएं गहनता से मामले की जांच कर पाए और एक ठोस निष्कर्ष तक पहुंच सके, जिसके लिए संस्था की ओर से बनाई हुई रिपोर्ट को आपस में साझा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जोशीमठ के पुनर्निर्माण को प्राथमिकता पर रखने के लिए भी सभी संस्थानों को निर्देशित किया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो परिवारों को विस्थापित किया गया है, राहत शिविरों में ले जाया गया है, उनकी संख्या 258 हो गई है। कल 250 थी और 865 सदस्यों को विस्थापित किया गया है। 258 परिवार, उनमें सदस्यों की संख्या 865। बाकी एक जो महत्वपूर्ण आज मुख्य सचिव महोदय ने जो सेंट्रल तकनीकी संस्थाएं हैं जो जांच कर रही है वहाँ पे, उन सबके डायरेक्टर और हेड के साथ एक वीसी हुई, जिसमें उनको कुछ जांच को किस तरह से प्रायोरिटी देना चाहिए उन मुद्दों पे वार्ता हुई। और उसमें वार्ता में जो मुख्य बिंदु हैं वो ये हैं कि चूंकि एक नेशनल प्रायोरिटी का विषय है जोशीमठ का विस्थापन और पुनर्निर्माण, तो इसमें सारी संस्थाएं इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखें। जो जांचें हैं वो समयबद्ध तरीके से हो, उसका टाइमलाइन भी लोगों ने दे दिया है और टाइमलाइन को और किस तरह से स्क्वीज किया जा सकता है और कम समय में किस तरह से जांच करके रिपोर्ट दी जा सकती है, उसके संबंध में उनको कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके अलावा कोई भी संस्था अगर रिपोर्ट दे, जैसा एनडीएमए ने ऑर्डर किया है कि सारी संस्थाओं के साथ विचार विमर्श करके ही कोई भी रिपोर्ट साझा की जाएगी राज्य सरकार या किसी भी संस्था के साथ। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।